सभी को नमस्कार। कॉलेज व्याख्याता हिंदी ऑफलाइन क्लास को लाइव दिया जा रहा है। 4 तारीख से बैच प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज ही संकल्प ऐप में जाकर के आप कॉलेज व्याख्याता हिंदी, स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को पढ़ाने वाला कौन है, कुछ विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे। तो संजय शर्मा सर आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है इसके साथ। एक बात और ध्यान से सुनना कि जो विद्यार्थी हिंदी का कोर्स परचेज करेगा, कॉलेज व्याख्याता का, ध्यान से समझना, हिंदी अगर आपने 5,999 रुपए में अगर कोर्स परचेज किया है कॉलेज लेक्चरर का, इस हिंदी के साथ जो कॉलेज लेक्चरर का तीसरा पेपर है जिसका प्राइस 799 रुपए है कंप्लीट राजस्थान जी के, वो इसी कोर्स के साथ आपको निःशुल्क रहेगा। एक जीके की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है 9 तारीख से, वो भी इसके साथ आपको फ्री रहेगी इस कोर्स के साथ। और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी इसके साथ फ्री रहेगी। मतलब समझना, एक कोर्स अगर आप परचेज करते हो हिंदी का, तो इस कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज हिंदी, जीके की टेस्ट सीरीज और जीके का कोर्स भी उपलब्ध रहेगा। अब फिर विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हिंदी कौन पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, हमें डेमो तो दिखाओ। तो अब इस क्लास के जस्ट बाद आप आराम से डेमो देख लीजिएगा कि संजय शर्मा सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आपको लगा कि सर शानदार पढ़ाते हैं, समझ में भी आ रहा है, तो आप आज इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये और बता देता हूं, केवल और केवल आज आप सब जानते हैं कि मेरा जन्मदिन है, तो बस जन्मदिन के अवसर पर आपको ये 50% डिस्काउंट आज मिलेगा, वो भी रात्रि 12 बजे तक। उसके बाद कभी भी ये कोर्स में रेट चेंज नहीं होगा और कोर्स का प्राइस तो यही रहने वाला है। तो जितने भी भाई बंधु हैं हिंदी से संबंधित या कॉलेज लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो भाई जीके का मेरा पूरा कोर्स भी उपलब्ध है। आप आज ही इसको जाकर के परचेज कर सकते हैं। ऑफर में ये भी 50% डिस्काउंट पर है। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं कॉलेज लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं, इस अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना। और अब आप आराम से देखिएगा संजय शर्मा सर का पूरा वीडियो कि हिंदी किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हिंदी साहित्य की शानदार क्लास में। अभी तक साथियों हमने पढ़ा है इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका और इसके बाद इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की जो परंपरा हमने पिछली क्लास में पढ़ी, उसमें हमने अध्ययन किया था गार्सद तासी। एक बार हल्का सा हम उसको रिकेप करते हैं। याद होगा आपको, आपने जाना गार्सद तासी के बारे में जो कि एक फ्रेंच विद्वान था। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक कौन था? तो हमारा उत्तर होगा गार्सद तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक ही विदेशी था और हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया वो विदेशी भाषा में लिखा गया। 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की जो व्यवस्थित शुरुआत हुई, इतिहास लेखन का जो प्रारंभ हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ था और जो कि एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा किया गया था, गार्सद तासी के द्वारा। आपको इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ का नाम भी बताया गया था। प्रकाशन कब हुआ, कितने भागों में था, इसके कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे, इसका उर्दू अनुवाद कब हुआ था और इसमें कुल कवि कितने थे, ये सारी बातें हमने पढ़ी। एक बार आप फिर उस वीडियो को देखना, उस क्लास को आप देखिएगा। लगभग आपकी सारी बातें, जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिएगा, एक छोटा सा डाउट मुझे आपके फ़ोन कॉल से प्राप्त हुआ, आपके द्वारा प्राप्त हुआ कि मौलवी करीमुद्दीन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा अपना तज़किरा ए शुअराए हिंदी, इस तज़किरा ए शुअराए हिंदी का मौलवी करीमुद्दीन का जो ये इतिहास ग्रंथ है, ये मूल है या इसका अनुवाद है गार्सद तासी का? आपको बता दूं, गार्सद तासी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद स्वरूप
मौलवी करीमुद्दीन ने लिखने का प्रयास किया था। हुआ ये है कि मौलवी करीमुद्दीन ने जो इतिहास लिखा, तज़किराए शुराए हिंदी, तज़किरा माने चर्चा कर रहा है, वो शुराए हिंदी की चर्चा कर रहा है, उर्दू के कवियों की चर्चा कर रहा है। तो मौलवी करीमुद्दीन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा वो अभी अप्राप्य है, फिर भी कहीं से उसके सोर्स हमें मिल जाते हैं। वो जो सोर्स जो हमें मिले हैं, वो सोर्स हमें जो मिला, ये कहा जाता है कि मौलवी करीमुद्दीन का जो इतिहास ग्रंथ था उसके ऊपर अंग्रेजी में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था, द हिस्ट्री ऑफ उर्दू पोइट्स, द हिस्ट्री ऑफ उर्दू पोइट्स, और ट्रांसलेटेड मतलब ट्रांसलेट किया गया है, द ट्रांसलेटेड किसको, द इस्तवार दलाल लितवेदर एंदुए हिंदुस्तानी, यानी उर्दू कवियों का जिक्र करते हुए वो कह रहा है कि अनुवाद किया मैंने किसको, गारसद तासी को। मौलवी करीमुद्दीन का जो इतिहास ग्रंथ हमने जो पिछली क्लास में जाना था कि मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में इसका उर्दू अनुवाद रूप प्रस्तुत किया था, उसमें कुल कवियों की संख्या 1004 हो गई थी। कुल कवियों की संख्या 1004 थी मौलवी करीमुद्दीन वाले में। आपको बता दूं, गारसद तासी भी ऐसे ही डाउट्स दे के जाता है। ये नहीं है कि गारसद तासी में केवल 738 कवि थे और 72 कवि हिंदी के थे। जब भी ये आगे बढ़ता गया ना, इसमें 1206, 1208 और 831 कवि तक भी मिल जाते हैं गारसद तासी के ग्रंथ में। लेकिन जो हमें सोर्स जो प्राप्त हुए हैं उनका एक निचोड़ आपको हमने बताया कि इतने से काम चल जाएगा। एक डाउट से बचने के लिए हम सीधे सीधे शब्दों में बात करते हुए हमने ये आपको बताया था। तो मौलवी करीमुद्दीन वाली बात आप क्लियर कर लीजिएगा। वाई.एफ. फैलन जो बिहार के बहुत बड़े विद्वान थे, वाई.एफ. फैलन और मौलवी करीमुद्दीन, इन दोनों का एक जॉइंट एडिशन मिलता है। उस जॉइंट एडिशन में ही ये बात लिखी गई है कि ये ट्रांसलेटेड है। ट्रांसलेटेड किसका किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है इस्तवार दलाल का, तो यहाँ श्योर हो जाता है। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। गारसद तासी के बाद हमारा अगला जो इतिहासकार आएगा, इतिहास लेखक, वो है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ये हमारे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। शिव सिंह सेंगर के बारे में आपको बता दिया जाए कि ये उत्तर प्रदेश के विद्वान थे। उत्तर प्रदेश के विद्वान थे, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन हुआ, शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883। शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 ईस्वी माना जाता है। यानी शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ था। शिव सिंह सरोज की भाषा हिंदी थी। शिव सिंह सरोज का इतिहास लेखन और इतिहास लेखन की पद्धति, इनकी इतिहास लेखन की पद्धति क्या थी? इनकी इतिहास लेखन की पद्धति थी वर्णानुक्रम पद्धति। आपको ये बताया था कि ये एक असफल पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति। देखो, ये वर्णानुक्रम पद्धति तो है इनकी, लेकिन इन्होंने एक महान काम, एक अच्छा काम कर दिया, थोड़ा सुधार कर दिया गारसद तासी से। कैसे? गारसद तासी ने तो टोटल वर्णानुक्रम मेथड अपनाया था। इसने क्या किया, वर्णानुक्रम पद्धति अपनाते हुए कवियों को उनकी जन्म तिथि के साथ साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी कवियों को उनके डेट ऑफ बर्थ भी इसने खोजने का प्रयास किया। ये कहा जाता है लगभग 256 कवियों की जन्म तिथि बताने का प्रयास इन्होंने किया है। तो और गारसद तासी ने तो आपने देखा होगा पिछली क्लास में कि गारसद तासी ने तो अपने पहले भाग में तो कवियों का जिक्र किया है और दूसरे भाग में उन रचनाओं का जिक्र किया है। शिव सिंह सेंगर ने इस बात को
सुधार किया, कवियों को उनकी रचनाओं के साथ प्रस्तुत करने का काम किया शिव सिंह सेंगर ने। तो वर्णानुक्रम पत्ति में इन्होंने क्या किया, कवियों को उनकी रचना के साथ प्रस्तुत किया, कवियों को उनकी रचना के साथ प्रस्तुत किया। अब कितने कवियों को उनकी रचनाओं के साथ प्रस्तुत किया, ये कहा जाता है कि इसमें शिव सिंह सरोज में कुल कवियों की संख्या कितनी है। शिव सिंह सरोज में कुल कवि 1003 है। अगर आप लगभग 1000 कवि कह देते हो तो हमारी बात बन जाती है कि शिव सिंह सरोज में कुल कवि कितने हैं, तो कुल कवि 1000 मिलते हैं। इन 1000 कवियों में हिंदी के कितने कवि थे, इस बात को लेकर बड़ा ही विवाद रहता है कि हिंदी के कितने थे। मान्यता यह है कि इसमें हिंदी के 838 कवि थे, लेकिन यह सस्पेक्टेड है, अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकता है, इस पे कोई भी किसी प्रकार की बहस नहीं की जा सकती। चलिएगा, क्या पढ़ रहे हैं हम, शिव सिंह सेंगर को। शिव सिंह सेंगर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कहां से हुआ, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कहां से हुआ, इसका प्रकाशन हुआ था नवल किशोर प्रेस, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ कहां है, यूपी। यूपी से इसका प्रकाशन हुआ था शिव सिंह सरोज का। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ कब था, 1883 में। शिव सिंह सरोज की भाषा है हिंदी। शिव सिंह सरोज की पद्धति कौन सी है, वर्णानुक्रम पद्धति है। महान काम यह हुआ कि इन्होंने कवियों को उनकी रचना के साथ प्रस्तुत किया। इसमें कुल कवि कितने हैं, 1003। हिंदी के कवि कितने हैं, 838 कवि। इसका मतलब इसमें अन्य भाषा के कवि भी कहीं ना कहीं घुस चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। शिव सिंह सेंगर या शिव सिंह सरोज, ये कहा जाता है। शिव सिंह सरोज के बारे में आपको ये बात जरूर याद रखनी है और बहुत बार पूछी जा सकती है कि हिंदी साहित्य इतिहास का, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमसे पूछ ले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा शिव सिंह सरोज या शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर से ही हिंदी साहित्य का प्रस्थान होता है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ प्रस्थान बिंदु है यहाँ से। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक बात छोटी सी आपको ये याद रखनी है कि ये जो शिव सिंह सेंगर जो है, इनको ये प्रथम भारतीय भाषा में रचित माना जाता है। प्रथम भारतीय भाषा में रचित इतिहास माना जाता है। प्रथम भारतीय भाषा में रचित इतिहास माना जाता है। इस बात को थोड़ा सा इसमें भी डाउट रहेगा। जो ये प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ है, इसमें कहीं ना कहीं छुटपुट विवाद रहेंगे। क्या है विवाद, वो सुनिएगा। हुआ ये कि पंडित महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नाम से एक ग्रंथ लिखा था 1873 में। उसका जिक्र भी कर लेते हैं। देखिएगा, पंडित महेश दत्त शुक्ल ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पंडित महेश दत्त शुक्ल। और महेश दत्त शुक्ल ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह नाम से 1873 में लिखा गया ये इतिहास ग्रंथ था। ये भी हिंदी में लिखा गया था, लेकिन मोस्टली क्या है कि कुछ विद्वान महेश दत्त को मानते हैं, पंडित महेश शुक्ल को मानते हैं,
और कुछ विद्वान शिव सिंह सेंगर को मानते हैं कि ये हिंदी के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा है, और कुछ महेश दत्त को मानते हैं। अधिकांश विद्वानों की सहमति शिव सिंह सेंगर के साथ है। पहली बात, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे एग्जाम में, हमारी परीक्षा में, कि हिंदी भाषा में लिखा पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, क्योंकि विद्वानों की सहमति अलग अलग है। अगर आ भी जाता है तो हमें इस क्वेश्चन में ये मान के चलना है कि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट होने के लायक है, इसका उत्तर अप्राप्य है। आप शिव सिंह सेंगर की ओर रहेंगे, क्योंकि अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला शिव सिंह सेंगर जी का द्वारा। ठीक है, तो ये था शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ। कुल कवियों की हमने बात की, कुल कितने कवि थे? 1003, और प्रकाशन 1883। भाषा क्या है इसकी? हिंदी। पत्ती कौन सी है? वर्णानुक्रम। तो ये थे कौन? शिव सिंह सेंगर। गारसर तासी, शिव सिंह सेंगर। आगे के विद्वानों पे चलते हैं हम। इतिहास लेखन में जो अगले विद्वान आएंगे उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में आप क्या जानते हैं, पहले तो हम उस पर बात करेंगे। देखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में ये बात आप याद रखिए कि इनका नाम A.G. ग्रियर्सन था। A.G. ग्रियर्सन था, अर्थात इन्हें अब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम से जाना जाता है। अब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम से जाना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को। इनका मूल निवास आयरलैंड, यानी ये आयरलैंड के विद्वान थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ग्रेट ब्रिटेन या आयरलैंड के विद्वान थे। इनका जो काम था वो ये था कि ये एक भाषा सर्वेक्षण का काम करते थे। भाषा सर्वेक्षण, और भाषा सर्वेक्षण के साथ साथ ये भूगोल वेता भी थे, जियोग्राफिकल नॉलेज भी रखते थे। भाषा सर्वेक्षण और भूगोल वेता का काम था जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन भारत में आए और भारत में रहते हुए इन्हें भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। आपको बता दूं, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो प्रिय कवि है, जॉर्ज ग्रियर्सन का प्रिय कवि, इनका फेवरेट कवि जो है वो है तुलसीदास। और तुलसीदास के बारे में मान्यता ये है कि तुलसीदास जी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल सा बना गया। तुलसीदास तो ऐसा है कि वो राम भक्ति का भूखा था पर अगा गया श्रीमंतों को। राम भक्ति का भूखा था पर अघा गया श्रीमंतों को। श्रीमंतों को भी पेट भर दिया राम के नाम से। पे पुण्य प्रेम का पिला गया नर नारी संत संतों को, और भर गया सभी आतुर उर में कुछ भाव गजब का नया नया। कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल सा बना गया। ऐसे थे तुलसीदास। कागज का पन्ना है और उसे तुलसी के पत्ते की तरह इतना पवित्र मानते हैं, जैसे रविवार को हम तुलसी के पत्ते के हाथ नहीं लगाते, रात में तुलसी के पत्ते को तोड़ते नहीं है, ऐसे उन्होंने कागज के पन्नों की पवित्रता बना दी थी तुलसीदास ने अपनी लेखनी चलाकर। ये महानता है तुलसीदास की। चलिएगा, तो ये तुलसीदास प्रिय कवि हैं किनके? जॉर्ज ग्रियर्सन के। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत में भाषा सर्वेक्षण, भारतीय भाषा और साहित्य पर, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारतीय भाषा और साहित्य पर कार्य किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारतीय भाषा और साहित्य पर कार्य किया, और भारतीय भाषा और साहित्य में कार्य करते हुए इन्होंने कुछ निबंध लिख दिए। कुछ निबंध लिख दिए। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हुआ ये कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब ये निबंध लिख दिए तो एक सोसाइटी थी जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पश्चिम बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
पश्चिम बंगाल, ये एक सोसाइटी है कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पश्चिम बंगाल, ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसे भारतीय भाषाओं में भी काम करना था, भारतीय साहित्य पे भी काम करना था। एशियाटिक सोसाइटी ने एक पत्रिका निकाली थी, एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका। एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में, ये पत्रिका निकाली थी किसने? एशियाटिक सोसाइटी ने। एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में जॉर्ज ग्रियर्सन के ये निबंध प्रकाशित हुए, ये निबंध प्रकाशित हुए। और ये निबंध किस भाषा में थे? इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में ये निबंध प्रकाशित हो गए थे। सुनिएगा, भारतीय भाषा और साहित्य पर कार्य करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारतीय भाषा और भारतीय साहित्य पर कुछ निबंध लिखे थे। ये निबंध इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित करवाए। यहां तक की बात हुई है। जैसे ही ये निबंध एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित हुए तो आम जन तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि ये हिंदी में हो। हिंदी में थे नहीं, अंग्रेजी में थे। तो क्या हुआ कि इस जो पत्रिका में प्रकाशित हुई, इन पत्रिका से ही इन निबंधों को पुनः कलेक्शन करके जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको एक इतिहास का रूप दे दिया और नाम रखा उस इतिहास ग्रंथ का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस नाम से जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी एक पुस्तक निकाल दी, प्रकाशित कर दी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित कर दी। इस पुस्तक में जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया? इस पुस्तक में वो जो निबंध जो एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुए उनका संपादन कर दिया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर शब्द का प्रयोग खड़ी बोली के लिए किया गया। वर्नाक्यूलर शब्द का प्रयोग खड़ी बोली के लिए किया गया जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। बाकी सारे शब्द आप समझ ही रहे हैं। वर्नाक्यूलर खड़ी बोली, आधुनिक खड़ी बोली का इतिहास, साहित्यिक इतिहास, इस प्रकार से इनका प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। हम पढ़ रहे हैं किसको? ग्रियर्सन जी को। अब देखिएगा क्या हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कर दिया। प्रकाशन हुआ कब? इसका प्रकाशन हुआ 1889, कहीं 88 भी मिलता है। आपको बता दूं कि जो ये एशियाटिक सोसाइटी थी, ये जो एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी से, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पश्चिम बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पश्चिम बंगाल, इस पश्चिम बंगाल की सोसाइटी से एक पत्रिका के विशेषांक में, एक पत्रिका के, एशियाटिक सोसाइटी की एक पत्रिका निकलती थी, उसके विशेषांक में, विशेषांक में इनके 12 निबंध, 12 लेख प्रकाशित हुए थे। 12 निबंध प्रकाशित हुए थे। ये जो 12 निबंध प्रकाशित हुए, ये प्रकाशित हुए थे 1888 में, 88 ईस्वी में। जैसे ये 12 निबंध प्रकाशित हुए, इन निबंधों को बाद में एक पुस्तक का रूप दे दिया गया और नाम रख दिया गया उसका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रकाशन हुआ इसका 1889 में। ये इसका प्रकाशन किया गया प्राच्य विद्या विशारद, प्राच्य विद्या विशारद वियना से, प्राच्य विद्या विशारद वियना से इसका प्रकाशन किया गया। ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर जो है, इसकी जो भाषा है, भाषा अंग्रेजी थी, भाषा इसकी अंग्रेजी थी। परंतु इसका जो इतिहास लेखन का जो मेथड था, पद्धति जो थी, वो कालानुक्रम पद्धति थी। कालानुक्रम पद्धति का मतलब कवियों को उनके जन्म क्रम में रखा गया था।
अल्फाबेटिक मेथड में नहीं रखा गया। पहला इतिहास है जिनमें कवियों को उनके काल क्रम में रखा गया, यानी पहले कौन सा कवि जन्मा, फिर कौन सा कवि जन्मा, उसके बाद में कौन सा आया, ये काल क्रम में लिखा गया। दूसरी बात देखो क्या हुई, सबसे महान काम तो ये हुआ कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास में केवल हिंदी के कवि शामिल थे, केवल हिंदी के कवियों को स्थान मिला। किस भाषा के कवियों को स्थान मिला? हिंदी भाषा के कवियों को स्थान मिला। इसका मतलब ये हुआ हिंदी भाषा का क्षेत्र या हिंदी साहित्य का क्षेत्र निर्धारण करने का काम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इससे पहले जो भी इतिहास ग्रंथ आए हैं उन सभी इतिहास ग्रंथों में उर्दू के भी कवि थे, अपभ्रंश के भी थे, अवहट के भी थे और हिंदी के भी थे। संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, इन सबको अलग कर देने वाला व्यक्ति कौन हुआ है? जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा के आधार पर हिंदी का क्षेत्र निर्धारण कर दिया कि हिंदी साहित्य में केवल हिंदी के कवि ही आने चाहिए। जॉर्ज ग्रियर्सन के इस इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? कुल कवि कितने हैं? तो इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया। 952 कवियों को इसमें शामिल किया गया। इस द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल कितने कवि हैं? 952 कवि। अब देखो काल क्रमानुसार लिखा गया है, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा कि इस इतिहास ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया गया। काल विभाजन और नामकरण का प्रयास पहली बार किस ग्रंथ में मिलता है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास मिलता है। आपको याद रखना है कि काल विभाजन का पहला प्रयास करने वाला कौन था? जॉर्ज ग्रियर्सन। और नामकरण का प्रयास करने वाला भी कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। आपने मौलवी करीमुद्दीन को पढ़ा है। मौलवी करीमुद्दीन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काल क्रम का ध्यान रखने का प्रयास किया था, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। मौलवी करीमुद्दीन ने काल क्रम में इतिहासकारों को या कवियों को या रचनाकारों को रखने का प्रयास किया, लेकिन काल विभाजन और नामकरण मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा नहीं हुआ। इसीलिए मौलवी करीमुद्दीन को हिंदी का पहला असफल इतिहासकार कहा जाता है। अगर हमसे पूछ ले कि कौन सा इतिहासकार पूर्णतः असफल रहा, तो मौलवी करीमुद्दीन। इसके बाद में हमने मौलवी करीमुद्दीन के बाद में आज जो अभी पढ़ा है वो था शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर भी काल विभाजन और नामकरण नहीं कर पाया क्योंकि वो वर्णानुक्रम पत्ति अपना रहा था। ये जो वर्णानुक्रम पत्ति वाले जो होते हैं वो कभी भी काल विभाजन नहीं करते। वो तो क्या करते हैं, जैसे शब्दकोश डिक्शनरी जो होती है, एक साथ जो भी कवि आए उनको निपटा दो एक साथ, ये काम किया। फिर भी शिव सिंह सेंगर के बारे में आपको एक बात छोटी सी मैं आप बता दूं शिव सिंह सेंगर के बारे में, कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 770 विक्रमी से माना था। हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? 770 विक्रमी से। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? 770 विक्रमी से माना। क्लियर। दूसरी बात आपको ये याद रखनी होगी शिव सिंह सेंगर के बारे में कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? हिंदी का प्रथम कवि माना था पुष्य या पुंड को। हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। ये दो बातें आप इसमें और नोट कर सकते हैं शिव सिंह सेंगर वाले में। देखो शिव सिंह सेंगर गारसा तासी से एक कदम आगे आ गया। गारसा तासी जहां रुक गया था काल विभाजन के बारे में, हिंदी साहित्य के प्रारंभ के बारे में, तो इसने क्या किया? शिव सिंह सेंगर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहा कि हिंदी का पहला कवि पुंड या पुष्य या पुंग है और हिंदी साहित्य का प्रारंभ 770 विक्रमी से होता है। ऐसा इस और सुधार हुआ किसमें? जॉर्ज ग्रियर्सन में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह किया कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण भी कर दिया। देखो टाइम जो था वो भी आपस में विभाजित कर दिया उसने और नामकरण भी कर दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का
प्रारंभ कब से माना? इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना 700 ईस्वी से। कब से माना था? 700 ईस्वी से। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन हुआ था 1889 में। कहां से? प्राच्य विद्या विशारद वियना से। इससे पहले ये इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पश्चिम बंगाल की एक पत्रिका थी, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका। इस पत्रिका में यह इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। उसके विशेषांक में 12 निबंध प्रकाशित हुए थे। इन 12 निबंधों को बाद में एक पुस्तक का रूप दे दिया गया, नाम रखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी भाषा है अंग्रेजी। इस इतिहास ग्रंथ की पत्ती है कालानुक्रम। इसमें केवल हिंदी के कवियों को क्या दिया गया? स्थान। कुल कवि कितने इसमें? 952। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास मिलता है। नामकरण और काल विभाजन का प्रयास करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? 700 ईस्वी से। विक्रमी से किसने माना? 770 विक्रमी से, तो शिव सिंह सेंगर ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन पे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जॉर्ज ग्रियर्सन इब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 700 ईस्वी से मान लिया और काल विभाजन किया। इन्होंने संपूर्ण हिंदी को, जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को, जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में बांटा? 11 कालखंडों में बांटा। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा और प्रत्येक काल का नाम रखा। यानी सीमा निर्धारण भी कर दी, कालखंडों में बांट दिया और उस काल का एक नाम भी इन्होंने रख दिया। किन्होंने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, एक बात और याद रखना, अगर हमसे पूछ ले जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल अध्याय कितने हैं? अगर कुल अध्याय पूछ ले तो इसमें कुल अध्यायों की संख्या तो है 12। अध्यायों की संख्या तो है 12, लेकिन काल विभाजन कितना है? 11। जो 12वां अध्याय है उसकी भी हम बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन की, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन कैसे किया। तो काल विभाजन करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह किया, काल विभाजन करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया वो देखेंगे। देखो, इन्होंने 11 काल बनाए ग्रियर्सन जी ने। उन 11 कालों पे बात करते हैं अपने। ग्रियर्सन के काल विभाजन में जो पहला काल आता है वो आता है चारण काल। दूसरा आता है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरे काल पे इन्होंने लिखा जायसी का प्रेम काव्य। चौथे नंबर पे इन्होंने रखा ब्रज का कृष्ण समुदाय।
5 नंबर पे कौन सा रखा गया? मुगल दरबार। 6 नंबर पे कौन सा रखा गया? तुलसीदास। 7 नंबर पे कौन सा था? रीति काव्य। 8 नंबर पे तुलसी के परवर्ती कवि। तुलसी के परवर्ती कवि। 9 नंबर पे लिखा 18वीं शताब्दी का भारत। 10 नंबर पे लिखा कंपनी के शासन में भारत। 11 नंबर और अंतिम जो था 11वां, उस पे इन्होंने लिखा विक्टोरिया के शासन में भारत। इस प्रकार से जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 काल खंडों में विभाजित किया। ग्रियर्सन के काल विभाजन की अगर हम बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन की, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 11 काल खंडों में विभाजित किया था। पहला था चारण काल, दूसरा था 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण, तीसरा था जायसी का प्रेम काव्य, चौथा था ब्रज का कृष्ण समुदाय, 5 नंबर मुगल दरबार, 6 नंबर तुलसीदास, 7 नंबर रीति काव्य, 8 नंबर तुलसी के बाद के कवि, 9 नंबर 18वीं शताब्दी का भारत, 10वें कंपनी के शासन में भारत और 11वीं विक्टोरिया के शासन में भारत। ये इनका 11 काल विभाजन था। अब देखो हमने इधर अभी पढ़ा था कि इसमें कुल 12 चैप्टर थे, तो 11 तो चैप्टर वही हो गए जो 11 कालखंड थे। 12वां जो चैप्टर था ना, 12वां वो था विविध। विविध के नाम से इन्होंने एक 12वां चैप्टर अध्याय जोड़ा था। अब ये विविध कोई काल विभाजन था नहीं, तो 12वां एक अध्याय था। इस विविध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस विविध नामक भाग में काल विभाजन और नामकरण का स्पष्ट निर्देश दिया था। भी मैंने कैसे किया है, काल विभाजन और नामकरण के स्पष्ट निर्देश मिलते हैं किस चैप्टर में? 12वें में। 12वें चैप्टर का नाम क्या है? विविध। तो 12वां कोई काल विभाजन तो है नहीं, 11 काल विभाजन है, वो हमने पढ़े हैं। तो ये था ग्रियर्सन का काल विभाजन। अभी जॉर्ज ग्रियर्सन पे बहुत कुछ बाकी है, आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें हिंदी साहित्य का प्रारंभ 700 ईस्वी से मान लिया और इसकी भाषा थी अंग्रेजी। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की भाषा क्या थी? अंग्रेजी। अब ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो यहां से एक नई बात मिलेगी अपने को। ग्रियर्सन के इतिहास का, ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से। हिंदी अनुवाद, क्योंकि हमारे तो हिंदी में समझ में आ सकता था, तो हिंदी अनुवाद किसने किया? ये किया था किशोरीलाल गुप्त के द्वारा। हिंदी अनुवाद किया गया ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हुआ किशोरीलाल गुप्त के द्वारा। किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में 1957 गार्सर तासी के इतिहास ग्रंथ का तो हिंदी अनुवाद हुआ था। 1952 में लक्ष्मी सागर वार्षण ने किया था एंदोई साहित्य का इतिहास नाम से। और किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में
जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद करते हुए लिखा था? इसका नाम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इस नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। और आपको बता दूं, किशोरीलाल गुप्त ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था, ग्रियर्सन के इतिहास पे इन्होंने टिप्पणी की थी। किशोरीलाल गुप्त ने ग्रियर्सन के इतिहास पर टिप्पणी की थी। और क्या टिप्पणी की थी? ये कहा था कि यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। अब देखो, मॉडर्न वर्नाक्यूलर से क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहली बात, सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कौन सा है? तो हम कहेंगे मॉडर्न वर्नाक्यूलर। सच्चे अर्थों में पहला इतिहास किसने कहा? किशोरीलाल गुप्त ने। सच्चे अर्थों में जो प्रथम इतिहास है वो किस इतिहासकार के ग्रंथ को कहा जाता है? तो ग्रियर्सन को। ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। कब किया? 1957 में। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यहां से भी एक क्वेश्चन और बनता है। अगर यहां से हम इनवर्टेड कोमा हटा दें, अगर यहां से ये कोमा हट जाए और ये आपसे पूछ ले जाए हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा, तो उत्तर हो जाएगा गारसादय तासी। लेकिन अगर यहां इनवर्टेड कोमा लग जाए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, अब ये एक पुस्तक का नाम बन गया। अब ये पुस्तक का नाम, इनवर्टेड कोमा लगते हमारा उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गुप्त। ये कोमा हटते ही उत्तर हो जाएगा गारसादय तासी। यानी जब हम बिना इनवर्टेड कोमा के बात करेंगे तो वो हमसे ये पूछेगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो हम कहेंगे इस्तवार दलाल इतवेत्र एंदु हिंदुस्तानी। अगर इनवर्टेड कोमा लगा देता है इसका मतलब ये एक पुस्तक का नाम बन गया। अवतरण चिन्हों के साथ, उद्धरण चिन्हों के साथ क्या हो जाएगा ये? फिर एक पुस्तक का नाम कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो हम कहेंगे किशोरीलाल गुप्त। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिएगा, ये हमने पढ़ा है जॉर्ज ग्रियर्सन को। जॉर्ज ग्रियर्सन याद रखिएगा, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का प्रिय कवि कौन? तुलसीदास। इनका नाम था एजी ग्रियर्सन, यानी इब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन। कहाँ के थे ये? आयरलैंड के। क्या काम करते थे? भाषा सर्वेक्षणकार और भूगोलवेता थे। भारतीय भाषा और साहित्य पर कार्य करते हुए इन्होंने कुछ निबंध लिखे। इन निबंधों का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पश्चिम बंगाल, जो कोलकाता में स्थापित है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पश्चिम बंगाल, वहां से ये निबंध प्रकाशित हुए उनकी एक पत्रिका में। आगे देखें, उन निबंधों को बाद में एक पुस्तक का रूप दे दिया गया। नाम क्या रखा गया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्नाक्यूलर का मीनिंग है खड़ी बोली। इसका प्रकाशन हुआ था 1889 में। कहां से? प्राच्य विद्या विशारद वियना से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पश्चिम बंगाल की जो पत्रिका का जो विशेषांक था उसमें कुल कितने निबंध थे? 12। और ये प्रकाशित कब हुए थे? 1888 में। मॉडर्न वर्नाक्यूलर की भाषा क्या है? अंग्रेजी। पद्धति क्या है? कालानुक्रम। इसमें केवल और केवल किन कवियों को स्थान दिया गया? हिंदी भाषा के कवियों को। तो यहां से भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि भाषा के आधार पर हिंदी का क्षेत्र निर्धारण करने का पहला कार्य किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास में कुल कवि कितने हैं? 952। प्रथम बार काल विभाजन में नामकरण का प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का प्रारंभ जॉर्ज ग्रियर्सन ने कब से माना? 700 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा? 11 में। प्रत्येक काल का क्या रखा? एक नाम रखा।
और वो नाम उस चैप्टर का ही हो गया, चैप्टर का नाम वो कालखंड बन गए। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल अध्याय कितने हैं? 12। 12वें अध्याय का नाम क्या है? विविध। इस विविध में क्या मिलता है? काल विभाजन और नामकरण के स्पष्ट निर्देश। बाकी 11 में क्या मिलते हैं? काल। तो वो काल कौन कौन से हैं वो ये आपके सामने है। चारण काल जो 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, और 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी, ब्रज, मुगल, तुलसी और रीति, तुलसी के बाद 18वीं शताब्दी कंपनी और विक्टोरिया, यहां तक 11 चैप्टर पूरे। आगे क्या था? ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। कब किया? 1957 में। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ग्रियर्सन के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए किशोरीलाल गुप्त ने क्या कहा कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रियर्सन के इतिहास को कहा जाता है। यहां तक की बात कंप्लीट। ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद में एक महत्वपूर्ण नाम आ जाता है जिनका नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं के बारे में सामान्य जानकारी ये है कि इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था और ये उत्तर प्रदेश इंटोजा के निवासी थे। उत्तर प्रदेश इंटोजा के निवासी थे। मिश्र बंधु 3 सगे भाई थे। मिश्र बंधु 3 सगे भाई थे। तीनों भाई कोई भी काम करते तो मिलजुल के इनका प्रयास रहता और तीनों का नाम होता, इसीलिए इनका नाम मिश्र बंधु पड़ा। इन तीनों भाइयों ने हिंदी साहित्य में जो पहला साहित्यिक कार्य किया, इनका प्रथम साहित्यिक कार्य, मिश्र बंधुओं का प्रथम साहित्यिक कार्य, इनका पहला साहित्यिक कार्य यह था कि एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न ये इनका पहला साहित्यिक कार्य था जो 1910 में प्रकाशित हुई थी तीनों भाइयों के प्रयास से। तो ये तो इनका पहला साहित्यिक कार्य था मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में कुल कितने कवियों को स्थान दिया था और कौन से कवियों को स्थान दिया था ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी की बात हम कर लेते। हिंदी नवरत्न में कुल कितने कवि शामिल हैं? आपको ज्ञात होगा कि हिंदी नवरत्न में कुल 10 कवि शामिल हैं। अब देखो अलग बात है, ये नाम में तो लिखा है नवरत्न और कवि कुल कितने शामिल हो गए? 10। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है जहां आपको एक कंफ्यूजन है कि कुल कितने कवि शामिल है हिंदी नवरत्न में। तो आप नवरत्न के चक्कर में 9 में नहीं घूमे, 10 कवि शामिल है। चैप्टर कितने, अध्याय कितने? तो 9। तो हिंदी नवरत्न में कुल अध्याय कितने हैं? कुल अध्यायों की संख्या तो है 9, लेकिन कवियों की संख्या क्या है? 10। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ये इसका पहला एडिशन प्रकाशित हो रहा था, हिंदी नवरत्न का जो पहला भाग जब प्रकाशित हो रहा था, तो इनको लगा कि हम एक कवि को भूल गए जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दिक्कत ये थी कि अगर उस कवि को शामिल कर लेते हैं तो ये नवरत्न नहीं रहेगा, 10 रत्न हो जाएगा, क्योंकि वो कवियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हम क्या करें? तो इन्होंने इसका भी एक जुगाड़ किया। हुआ ये कि पाठ तो 9 के 9 ही रहने चाहिए, कवि चाहे 10 हो जाए, ताकि नाम हिंदी नवरत्न ही पड़ा रहे, ज्यादा कुछ चेंज करना ना पड़े। हिंदी नवरत्न में कौन कौन शामिल हैं? तो हिंदी नवरत्न में जो कवि शामिल हैं वो हैं आदरणीय तुलसीदास जी, सूरदास, तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण,
केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। अब देखो कितने हो गए? 9। यही हुआ था कि मिश्र बंधुओं ने 9 कवियों को शामिल कर लिया था। पहला था तुलसी, 2 नंबर पे सूरदास, 3 नंबर पे देव, फिर बिहारी, मतीराम, भूषण, केशव, हरिश्चंद्र और चंद्रवरदाई। तो 9। इस हिसाब से बेचारों ने नाम तो सही रखा था नवरत्न, लेकिन जब ये पूरा तैयार हो गया ना तो इनको लगा कि एक आदमी रह गया, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लग रहा है कौन रह गया? एक विशेष कवि रह गया। बिल्कुल, कौन सा? जो रह गया वो ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अजर अमर कवि है, जिसने कोई महाकाव्य नहीं लिखा लेकिन वो महाकवि है। ऐसा कोई आपके मस्तिष्क में नाम कौन रहा हो, आ रहा हो तो याद कीजिए उसको। एक ऐसा कवि जिसके बारे में आज तक हर परीक्षा में प्रश्न आए हैं और आते रहेंगे, जो एक ऐसे मिलन बिंदु पे खड़ा है जहां से एक तरफ हिंदू निकल जाता है, एक तरफ मुसलमान निकल जाता है। पिछली बार कॉलेज लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन आया था उस व्यक्ति विशेष के बारे में, उस कवि के बारे में, जिसने ऐसा इतिहास लिखा जो स्वयं अनपढ़ था, ऐसी रचनाएं लिखी जो स्वयं अनपढ़ थे लेकिन लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति ने योग साधना पर, हठ योग पर और इंगला पिंगला इन सब पर, आत्मनिग्रह पर इतना कुछ लिख दिया कि पढ़े लिखे लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। जी, कबीर। इनको लगा कि इन सब के बीच में एक नाम छूट गया, और वो नाम किसका था? कबीर दास जी का। कबीर के बिना तो रतन अधूरा हो ही गया। तो इनको लगा कि कबीर को अगर शामिल करेंगे तो ये 10 हो जाएंगे। तो क्या हुआ? उन्होंने एक तरीका लगाया कि क्यों न हम एक पाठ को कंबाइन कर देते हैं। हुआ ये कि ये 5वां छठा पाठ था, इसका नाम रख दिया त्रिपाठी बंधु, और इस त्रिपाठी बंधु में इन्होंने दोनों को शामिल कर लिया, मतीराम को भी शामिल कर लिया और भूषण को भी शामिल कर लिया। इन दोनों को एक ही पाठ में शामिल कर लिया, यानी कि ये 6 नंबर आप मिल गया किसको? कबीर को। भूषण और मतीराम त्रिपाठी बंधु में शामिल हो गए। यानी कि अब क्रम ये बन जाएगा, 1 नंबर पे तुलसी, 2 नंबर पे सूरदास, 3 नंबर पर देव, 4 नंबर पर बिहारी, 5 नंबर पर मतीराम नहीं, 5 नंबर पर कौन होगा वो देखें। 5 नंबर पे होंगे त्रिपाठी बंधु, 5 नंबर पे त्रिपाठी बंधु, 6 नंबर पे कबीर। अब 7, 8, 9 हो ही गया। तो नवरत्न का नवरत्न पड़ा रहा। ये प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया था। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु 3 सगे भाई थे, और कौन कौन थे इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। इनमें एक भाई था जिसका नाम था गणेश बिहारी मिश्र, एक का नाम था राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, डॉक्टर थे ये भी। एक और विद्वान है तीसरा, जिनका नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु 3 सगे भाई थे। कौन कौन से थे वो हमने चर्चा की। 1 नंबर पे गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 सगे भाई थे। इन तीनों ने जो भी प्रयास किए मिलजुल के किए, कोई भी इनसे अलग नहीं। एक ने काम किया तो भी तीनों का नाम है, तीनों ने मिलकर काम किया तो भी तीनों का नाम होगा ही होगा। आगे देखिए इन्होंने क्या किया। मिश्र बंधुओं ने, आपको पता हो कि मिश्र बंधुओं ने जब काम शुरू किया उस समय एक नागरिक प्रचारणी सभा चलती थी। नागरिक प्रचारणी सभा जो हिंदी की सबसे बड़ी सभा है। नागरिक प्रचारणी सभा ने 1900 ईस्वी में, नागरिक प्रचारणी सभा ने 1900 ईस्वी में एक काम किया था। वो ये किया था, नागरी लिपि के ग्रंथों की खोज का काम शुरू किया था।
श्याम सुंदर दास इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्याम सुंदर दास ने 1900 से लेकर 1908 तक एक बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भाग लिया, काम किया। 1908 में श्याम सुंदर दास ने और नागरिक प्रचारणी सभा ने इन तीनों भाइयों को अपॉइंट कर लिया। भी एक काम करो, तुम तीनों आ जाओ, तीन हो, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और आप हमारे नागरिक प्रचारणी सभा के लिए नागरी लिपि के ग्रंथों की खोज शुरू कर दो। इन लोगों ने 1908 से लेकर 1913 तक नागरी लिपि के ग्रंथों की खोज की, और उन ग्रंथों को खोजते इन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया जो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, देखिएगा मिश्र बंधुओं ने क्या किया। मिश्र बंधुओं ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा, नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा, ये नागरी प्रचारिणी सभा जो है ये कहां है? काशी में, उत्तर प्रदेश के काशी में। कब बनी थी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, कब हुई थी, इस पे बात करते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई। किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 3 छात्रों ने मिलकर यह संस्था बनाई थी, नागरी प्रचारणी सभा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कक्षा 9 के छात्र थे। कक्षा 9 के छात्र, 3 स्टूडेंट थे कक्षा 9 के। एक का नाम था श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। एक का नाम था राम नारायण मिश्र, और तीसरे विद्वान का जो नाम था वो था शिव कुमार सिंह। इन तीनों मित्रों ने मिलकर, 9वीं कक्षा के छात्रों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कर दी। आजकल के 9वीं के छात्रों को स्कूल का ही एड्रेस पता नहीं होता, और ये नागरी प्रचारणी के संबंध में काम करने वाले विद्वान पैदा हो गए 9वीं क्लास में ही। देखो इन तीनों विद्वानों ने क्या काम किया, इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कर दी, और ये सभा 1896 में नागरिक प्रचारणी की पत्रिका भी प्रकाशित होने लगी। तीनों विद्वान बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है इनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, नागरी प्रचारणी सभा का भी। नागरी प्रचारणी सभा ने एक अभियान शुरू किया था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी के ग्रंथों को एक खोज शुरू की थी। नागरी ग्रंथों की खोज का कार्य शुरू किया। नागरी ग्रंथों की खोज का कार्य शुरू किया था 1900 में, लेकिन 1900 से लेकर 1908 तक ये खोज का कार्य चलता रहा, बहुत ही धीमा धीमा। किसके निर्देशन में, किसकी अध्यक्षता में? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास की अध्यक्षता में चलता रहा। लेकिन 1908 में यह काम सौंप दिया गया मिश्र बंधुओं को। इन तीनों भाइयों को बुलाया गया और ये कहा कि आप लोग नागरी के ग्रंथों की खोज करके लाओ, नागरी के लेखकों की, कवियों की खोज करके लाओ, पैसा नागरी प्रचारणी सभा देगी आपको। तो 1908 में ये काम सौंप दिया गया मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधुओं ने 1908 से लेकर 1913 तक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और बहुत सारे विद्वानों को इन्होंने खोज लिया। इन खोजे हुए विद्वानों को इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा को सौंप दिया और यहाँ इन्होंने अपना एक इतिहास ग्रंथ लिख दिया था जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। अब आगे बढ़ते हैं अपने
मिश्र बंधु विनोद। नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में देखिएगा, स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 में, BHU में हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। उस समय कक्षा 9 के छात्र थे। कौन कौन थे संस्थापक सदस्य? कौन थे? श्याम सुंदर दास थे, रामनारायण मिश्र थे और शिव कुमार सिंह थे। नागरिक सभा ने इसके जो पहले अध्यक्ष थे, नागरिक प्रचारणी सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, भारतेंदु के फुफेरे भाई डॉक्टर राधा कृष्ण दास इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे नागरिक प्रचारणी सभा के। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। संस्थापक या स्थापना करने वाले सदस्य 3 थे, जो हमने अभी लिखे हैं, बात की है। नागरिक सभा ने 1900 ईस्वी में एक काम अपने शुरू किया था। क्या काम शुरू किया था इन्होंने? नागरिक के ग्रंथों की खोज का। ये काम 1900 से लेकर 1908 के बीच में श्याम सुंदर दास जी करते रहे, लेकिन 1908 में इस काम को सौंप दिया गया किसको? मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधुओं ने 1908 से 1913 तक एक काम बहुत ही शानदार तरीके से किया और अपने इस कार्य को इन्होंने एक इतिहास का रूप दे दिया। अब पहुंच गए हम मिश्र बंधुओं के इतिहास पर। मिश्र बंधुओं का जो इतिहास है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये जो मिश्र बंधु विनोद है, इसके कुल 4 भाग माने जाते हैं। कुल भाग मिश्र बंधु विनोद के कुल भाग 4 हैं। इसका प्रकाशन, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 2 चरणों में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 2 चरणों में हुआ। इसका जो फर्स्ट स्टेप था प्रकाशन का, जो प्रथम चरण था, उसकी बात हम कर रहे हैं। इसके प्रथम चरण का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1913 ईस्वी को। 1913 ईस्वी को जब इसके 4 भाग थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला चरण 1913 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इसके 3 भाग प्रकाशित हो गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 भाग प्रकाशन के प्रथम चरण में 3 भाग प्रकाशित हो गए। मिश्र बंधु विनोद का जो द्वितीय चरण प्रकाशन हुआ, द्वितीय चरण में इस इतिहास ग्रंथ का चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में। 1934 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हो गया था, दूसरा चरण प्रकाशित हुआ था, जिसमें इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ। आप याद रखेंगे कि प्रारंभिक 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 में। इसका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? चौथा भाग प्रकाशित हुआ कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। 1934 अपने आप में महत्वपूर्ण तिथि है। ढोला मारूरा दुहा, अगर आपने नाम सुना हो, ढोला मारूरा दुहा का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा से हुआ था 1934 में। 3 विद्वानों ने मिलकर इसका प्रकाशन किया था, 1934 में किया था, नागरिक प्रचारणी सभा से हुआ था। याद रखिएगा 1934 में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है वो देखिएगा। पहली बात, 1934 में नागरिक प्रचारणी सभा के सहयोग से मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। दूसरी बात, 1934 में ढोला मारूरा दुहा का नागरिक प्रचारणी सभा के सहयोग से प्रकाशन हुआ, संपादन हुआ 3 विद्वानों के सानिध्य में। 3 विद्वान उसमें शामिल थे, नरोत्तम स्वामी, सूर्यकर्ण पारिक जैसे विद्वान इसमें शामिल रहे थे। और 1934 में जब इसका चौथा भाग प्रकाशित हो गया मिश्र बंधु विनोद का, ये कुल 4 ही भाग थे, प्रकाशित हो गए। अब इसके बारे में बात करते हैं। मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने कवि हैं? इसमें कुल कवि कितने हैं? मिश्र बंधु विनोद में कुल 4591 कवि हैं, लगभग 5000 कवि हैं। मिश्र बंधु विनोद की भाषा क्या है? भाषा है हिंदी।
मिश्र बंधु विनोद की भाषा क्या है? हिंदी। मिश्र बंधु विनोद का जो प्रकाशन हुआ वो कहाँ से हुआ? वो हुआ नागरी प्रचारिणी सभा से सहयोग से, नागरी प्रचारिणी सभा के सहयोग से। क्लियर? पद्धति कौन सी है मिश्र बंधु विनोद की? मिश्र बंधु विनोद की पद्धति जो है वो कालानुक्रम पद्धति है। कौन सी पद्धति है? कालानुक्रम पद्धति, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी थी। इन्होंने नामकरण भी किया है, नामकरण भी किया है और काल विभाजन भी किया है। नामकरण और काल विभाजन दोनों काम किए किसने? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना? मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 700 विक्रमी से स्वीकार किया। कब से स्वीकार किया? 700 विक्रमी से। याद रखिएगा इस एक बात को, मिश्र बंधुओं ने 4591 कवि ढूंढे थे, इसीलिए इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद का नाम दिया था हिंदी साहित्य का इतिहास एवं कवि कीर्तन। हिंदी साहित्य का इतिहास एवं कवि कीर्तन। मिश्र बंधु विनोद के इतिहास के दो नाम मिलते हैं, एक मिलता है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं कवि कीर्तन, और एक मिलता है मिश्र बंधु विनोद। ज्यादा फेमस नाम कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। अपने इतिहास का दूसरा नाम इन्होंने रखा था मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद के कुल कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। प्रकाशन कितने चरणों में हुआ है? 2। पहले चरण में इसके कितने भाग प्रकाशित हुए? 3। प्रारंभिक 3 कब हुए थे? 1913 में। द्वितीय चरण में कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1। चौथा 1934 में। 1934 में। कुल कवियों की संख्या इसमें 4591। भाषा कौन सी है? हिंदी। प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी से। पद्धति कौन सी है? कालानुक्रम पद्धति। नामकरण का प्रयास बिल्कुल हुआ है, काल विभाजन बिल्कुल हुआ है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना इन्होंने? 700 विक्रमी से। ये थे कौन? मिश्र बंधु। हम पढ़ेंगे अब मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को, कि मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन कैसे किया है, या मिश्र बंधुओं का काल विभाजन कौन सा है। हमने जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखा था, उसने 11 काल खंडों में बांटा था। अब हम पढ़ रहे हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण भी है साथ में। आप याद रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को प्रारंभ में 5 कालखंडों में बांटा था। हम उन 5 कालखंडों की बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले काल का नाम दिया था आरंभिक काल। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में पहले काल का नाम है आरंभिक काल। दूसरे काल का नाम इन्होंने दिया था माध्यमिक काल। माध्यमिक काल। तीसरे काल का नाम दिया इन्होंने अलंकृत काल। अलंकृत काल। चौथे काल का नाम दिया इन्होंने परिवर्तन काल। और 5वें काल का नाम दिया इन्होंने वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन के प्रारंभिक चरण कितने हैं? 5। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इन्होंने प्रत्येक काल के 2-2 डिवाइडेशन किए हैं। आरंभिक काल को तो इन्होंने बांटा है पूर्व आरंभिक काल और दूसरा भाग किया इसका उत्तर
आरंभिक काल। इसी प्रकार इन्होंने माध्यमिक काल के भी दो भाग किए हैं। पहला किया है पूर्व माध्यमिक और दूसरे का किया है इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक। प्रौढ़ माध्यमिक। इसी प्रकार अलंकृत काल के भी इन्होंने दो भेद किए हैं, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। परिवर्तन काल का कोई भेद नहीं किया, वर्तमान काल का कोई भेद नहीं किया। अगर हम इधर से काउंट करते हैं उप विभाजन सहित, देखो मूल कितने काल बनाए, मूल काल कितने थे, तो हमारा उत्तर होगा 5। उप विभाजन या उपभाग सहित काल विभाजन कितने हो जाएंगे, 8। तो उत्तर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उपभाग सहित 8 कालों में बांटा। अब क्या था, इन्होंने जो काल विभाजन किया तो इसमें टाइम डिपेंड भी किया गया है। तो इन्होंने पूर्व आरंभिक माना 700 विक्रमी से लेकर 1343 विक्रमी तक। उत्तर आरंभिक को माना इन्होंने 1343 से 1444 विक्रमी तक। पूर्व माध्यमिक काल को माना इन्होंने 1400, एक साल का अंतर देना है अपने को, 1344 से 1444 विक्रमी तक। 1445 विक्रमी से लेकर 1560 विक्रमी तक। 1561 से 1680 विक्रमी तक। पूर्व अलंकृत को माना है 1681 से 1790 विक्रमी तक। उत्तर अलंकृत को माना है 1791 से 1889 विक्रमी तक। परिवर्तन काल को माना है 1890 से 1925 विक्रमी तक। वर्तमान काल को माना है 1926 विक्रमी से लेकर 1926 विक्रमी से प्रारंभ माना है। अब देखो ये है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। आरंभिक काल पूर्व आरंभिक मान लिया 700 से 1343, उत्तर आरंभिक 1344 से 1444। माध्यमिक काल को माना इन्होंने, माध्यमिक काल को माना पूर्व माध्यमिक 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक को माना इन्होंने 1561 से 1680। प्रौढ़ माध्यमिक को माना इन्होंने 1561 से 1680। अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत को 1681 से 1790, उत्तर अलंकृत को 1791 से 1889। इसी प्रकार परिवर्तन काल 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक मानना है। ये था मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। हालांकि इस काल विभाजन में बहुत सारी कमियां है। पहली कमी तो आप ये देखिए कि इस पूरे काल विभाजन में प्रत्येक जगह एक एक वर्ष का अंतर आ रहा है। जैसे 1343 से 1344 तो बीच का एक वर्ष गायब हो गया। इसी प्रकार 1444 से सीधा 1445 आ गया, तो 44 से 45 का एक साल बीच में यहां भी गायब हो गया। तो ये एक एक वर्ष का अंतर आ रहा है। इस पे नोट देते हुए ये कहा कि ये जो एक वर्ष का अंतर है काल विभाजन में, एक वर्ष का जो अंतर है उस पर टिप्पणी आई कि ये मिश्र बंधुओं का साहित्य शून्य काल कहलाया। मिश्र बंधुओं का व्यंग्यात्मक रचना में मिश्र बंधुओं का साहित्य शून्य काल कहा। आलोचकों ने अपमानित किया इनको कि ये इनका साहित्य शून्य काल है। आपको बता दूं रामचंद्र शुक्ल ने भी ये कहा था कि पूर्व उत्तर, पूर्व आदि, पूर्व मध्य, पूर्व उत्तर में किसी कालखंड को बांट देना कोई श्रेष्ठ काल विभाजन नहीं है। तो ये काल विभाजन श्रेष्ठ तो नहीं है, कमियां तो है इसमें। देखो एक एक वर्ष का अंतर आ रहा है, प्रत्येक में एक एक वर्ष का अंतर आ रहा है। और जब इनसे पूछा कि एक एक वर्ष का अंतर कहाँ गया तो ये इनका कोई जवाब नहीं दे पाए। जब ये इनका कोई जवाब नहीं दे पाए तो ये एक वर्ष के अंतर को, मतलब 1 ईयर के गैप को जब ये नहीं बता पाए, एक वर्ष के अंतर को
जो आलोचक थे ना, उन्होंने क्या कहा, 1 वर्ष के अंतर पर आलोचकों ने इसको क्या नाम दे दिया था, मिस्र बंधुओं का साहित्य शून्य काल। क्या नाम दे दिया इसको, साहित्य शून्य काल। यानी कि आलोचक ये कहते हैं कि मिस्र बंधु ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई साहित्य नहीं लिखा, एक साल ऐसा है जिसमें कोई साहित्य नहीं लिखा गया। तो ये एक तरह से एक कमेंट था, एक व्यंग्य था, टिप्पणी थी मिस्र बंधुओं पर। दूसरी बात, काल विभाजन को लेकर मिस्र बंधुओं ने जो संपूर्ण काल विभाजन किया, काल विभाजन के अंत में मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन के अंत में एक नया काल और जोड़ दिया। किस नाम से, ये नाम दे दिया उसका अज्ञात काल के कवि। इस नाम से एक नया काल जोड़ दिया। यानी मिस्र बंधुओं ने क्या किया, जिन कवियों का जन्म इनको ज्ञात नहीं हो पाया, मृत्यु जिनकी ज्ञात नहीं हो पाई, उन कवियों को इन्होंने अज्ञात काल के कवियों में शामिल कर दिया गया। मतलब जिनके बारे में इनको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, उसे इन्होंने इस काल में शामिल कर दिया। तो आलोचकों ने यह भी कहा कि यह अज्ञात काल क्या होता है, इस पे भी इनको कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था। भी अज्ञात काल क्या है, वो है तो किसी काल में है, तो वो आरंभिक काल से लेकर वर्तमान काल में कहीं तो होंगे। अज्ञात काल क्या होता है, इस पे भी आलोचना हुई उनकी। और देखिएगा, जब मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल नाम रखा, परिवर्तन काल, तो आलोचकों ने यह कहा कि ये परिवर्तन काल क्या है, कैसे क्या परिवर्तन आया था इसमें। और अगर परिवर्तन आया तो वो सब में आता है, आधुनिक काल में थे, जब माध्यमिक काल में आए तब भी परिवर्तन आया होगा, माध्यमिक काल से अलंकृत काल में आए तब भी परिवर्तन आया होगा। अब क्या परिवर्तन आया ऐसा, इस बात का ये जवाब नहीं दे पाए। तो इसका मतलब इनकी आलोचना तो हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्या कहा कि आदि पूर्व, आदि मध्य में बांट देना ये कहा था संपूर्ण इतिहास को आंखें मूंद कर आदि पूर्व, उत्तर मध्य में बांट देना कोई श्रेष्ठ काल विभाजन नहीं है। मिस्र बंधुओं का कोई श्रेष्ठ काल विभाजन नहीं है, ये कहा। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मिस्र बंधुओं के जो काल विभाजन है, मिस्र बंधुओं के काल विभाजन को आंखें मूंद कर किया गया काल विभाजन किसने कहा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं की तारीफ भी की कि 5000 कवियों को ढूंढने का जो अथक परिश्रम मिस्र बंधुओं ने किया है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल मिस्र बंधुओं को धन्यवाद भी देते हैं। और एक खास बात, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की भूमिका में भी लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की भूमिका में लिखा है कि रीतिकालीन कवियों का परिचय मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है। यानी वो खुद लिखते हैं कि रीतिकालीन कवियों का परिचय मैंने कहां से प्राप्त किया, तो मिस्र बंधु विनोद से रीतिकालीन कवियों का परिचय मैंने प्राप्त किया है। इस बात को वे स्वयं स्वीकार करते हैं। ये थे कौन, मिस्र बंधु। इन्होंने काल विभाजन भी किया है, नामकरण भी किया है और साहित्यिक कार्य तो किए ही किए इन्होंने। चलिएगा एक बार हल्का सा रिपीट करते हैं इस बात को।
मिश्र बंधु। मिश्र बंधु उत्तर प्रदेश के इंटोजा से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के कहां से थे? इंटोजा से। 3 सगे भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इनका पहला साहित्यिक कार्य था हिंदी नवरत्न। कब लिखा गया था? 1910 में। हिंदी नवरत्न में कुल कितने कवि है? 10। चैप्टर कितने? 9। कौन कौन से कवि है ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, मतीराम, भूषण, केशव, हरिश्चंद्र, चंद्रवरदाई और कबीरदास जी। इस प्रकार से 1910 में। आगे देखते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा ने मिश्र बंधुओं को हायर कर लिया था। अब नागरिक प्रचारणी का हमने जिक्र किया कि नागरिक प्रचारणी कब कैसे स्थापना हुई और इनको हायर कब किया गया था? 1908। 1908 से लेकर 1913 तक मिश्र बंधुओं ने नागरिक प्रचारणी सभा के सहयोग में काम किया और एक इतिहास का रूप प्रारंभ कर लिया था। फिर क्या किया इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, जिसके कुल कितने भाग है? 4। प्रकाशन कितने चरणों में हुआ है? 2। पहले चरण में 1913 में 3 भाग प्रकाशित हो चुके थे। द्वितीय चरण में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में। कुल कवि कितने इसमें? 4591। भाषा हिंदी है। प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा के सहयोग से हुआ था। प्रतीक कालानुक्रम है। नामकरण और काल विभाजन भी किया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 700 विक्रमी से स्वीकार करते हैं। आगे देखें, ये इनका था काल विभाजन जो अभी हमने पढ़ा है। पहले काल का नाम आरंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। मूल काल कितने बनाए थे? 5। उपभाग सहित अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। तो उपभाग सहित कितने हो जाएंगे? 8। एक वर्ष का अंतर आ रहा है काल विभाजन में। जब आप देखोगे तो एक वर्ष का अंतर आएगा। एक वर्ष के अंतर को आलोचकों ने इनका मजाक उड़ाया और क्या कह के उड़ाया कि ये जो 1 वर्ष का जो अंतर आ रहा है ना, ये साहित्य शून्य काल है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन के अंत में एक नया काल जोड़ दिया था जिसका नाम है अज्ञात काल के कवि। इस बात को लेकर भी इनकी क्या हुई थी? आलोचना हुई थी। परिवर्तन काल नाम क्यों रखा गया इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दे पाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि संपूर्ण इतिहास को आंखें मूंद कर आदि पूर्व आदि मध्य में बांट देना कोई श्रेष्ठ काल विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को यह कहा कि आपने 5000 कवियों को ढूंढने का जो अथक परिश्रम किया उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और यह भी कहा कि रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण यानी इंट्रोडक्शन जो मैंने रीतिकालीन कवियों का प्राप्त किया है वो मिश्र बंधु विनोद से ही प्राप्त किया है। तो ये था मिश्र बंधु विनोद और ये थे मिश्र बंधु। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है शिव सिंह सेंगर को, पंडित महेश दत्त शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को और मिश्र बंधुओं को। इसी क्रम में हमारा आगे का कार्यक्रम जारी रहेगा। इसी क्रम में हम इतिहास लेखन को पढ़ते रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी मेरी हर एक बात। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।